वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो यार देखो, हम अपनी उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो हमारी एसएससी जेईई की है, जिसमें हम 2004 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 9 आ चुका है फ्लूइड मैकेनिक्स का। अब तक हम चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 होगा हमारा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, मैं सभी टॉपिक करा रहा हूँ, चाहे वो आप लोग का लेस इंपॉर्टेंट है या मोर इम्पोर्टेंट है। सभी टॉपिक कंटिन्यूसली करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि एग्ज़ाम टाइम से पहले तो सिर्फ वही टॉपिक कराने होते हैं जो आप लोग के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अभी मैं आप लोग के लिए सभी टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ। और साथ ही मैं आप लोग को बता दूँ, चाहे आप किसी एई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है कि नहीं? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को टर्बुलेंट फ्लो से। सही है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो होता क्या है। तो देखिए, टर्बुलेंट फ्लो की अगर हम बात करें तो हम पढ़ रहे हैं इसको पाइप फ्लो से। किस में हम पढ़ रहे हैं? पाइप फ्लो से पढ़ रहे हैं। सही है कि नहीं? जनरली टर्बुलेंट फ्लो आप लोग का जो ओसीएफ होता है उसमें तो आप लोग का टर्बुलेंट फ्लो ही अकर्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि पाइप फ्लो में कब टर्बुलेंट फ्लो आप लोग का होगा, तो इसकी कंडीशन होती है कि अगर रेनॉल्ड नंबर आप लोग का क्या होता है, ग्रेटर देन 4000 हो जाता है। सही कि नहीं? अगर रेनॉल्ड नंबर आप लोग का ग्रेटर देन 4000 हो जाता है आप लोग का, तो यहाँ पे आप लोग का कैसा फ्लो हो जाता है, वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। और रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं आप लोग को लास्ट लेक्चर में ही बताया था। आर ई इजिकल टू रो वी डी अपॉन म्यू। सही है, यहाँ पर रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, वी वेलोसिटी होता है, और डी क्या होता है आप लोग का, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस होते हैं। यहाँ पे डी जो है एक्चुअली में डाया है पाइप का, डाया ऑफ पाइप है। और म्यू की बात करें तो डायनामिक विस्कोसिटी आप लोग का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन ही 2015 में पूछा गया था। सही है, देखिए 2004 के स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से 2004 में आप लोग का कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप इज। आप लोग को बताना है कि जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो के केस में सर्कुलर पाइप से, वो कैसा होता है। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर लगा देते हैं सी, पैराबोलिक। बिना सोचे समझे पैराबोलिक आंसर लगा देते हैं, क्योंकि हमको जहाँ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा तो तुरंत हमको समझ आ जाता है कि पाइप से जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पैराबोलिक होता है, जबकि हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सही, याद रखेंगे टर्बुलेंट फ्लो के केस में और पाइप फ्लो हो रहा है। सही है, तो उस केस में जो आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आप लोगों का कैसा होगा, लोगोरिदमिक होगा। कैसा होगा, लोगोरिदमिक आप लोग का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये लोगोरिदमिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसा होता है। तो देखो, मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोगों ने सोइल में भी पढ़ा होगा, जब आप लोग देखते थे कर्व का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से, जब आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरफ आप लोग क्या लेते थे, वॉइड्स लेते थे, और एक तरफ आप क्या लेते थे, स्ट्रेस और वॉइड के बीच जब कर्व बनाते थे तो कुछ इस तरीके का कर्व आता था। तो हम क्या करते थे, इसको स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता था। सही कि नहीं? यहाँ पे देखो, इधर हमारा स्ट्रेस होता था, इधर हमारा वॉइड रेशियो होता था। तो इसकी स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे सिंपल सिग्मा ना लेकर के, स्ट्रेस ना लेकर के क्या ले लेते थे, लॉग। ऐसे ही यहाँ पे भी हम क्या ले लेते थे, लॉग। तो जब हम लॉग लेकर के इसको कर्व को ड्रॉ करते थे, तो ये जो पैराबोलिक कर्व होता था ये कैसा हो जाता था, कुछ लीनियर हो जाता था इस तरीके से। कैसा कर्व हो जाता था, लीनियर हो जाता था। और फिर हमारे लिए क्या हो जाता था, इसकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता था। सिंपल हमको पता लग जाता था कि जैसे जैसे स्ट्रेस हमारे बढ़ने वाले हैं वैसे वैसे हमारे बॉइड क्या होंगे, सोइल में कम हो जाएंगे। तो सेम यही तरीका हमारा यहाँ पे फॉलो करा जाता है। देखिए, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी जो प्रोफाइल होती है, सबसे पहले लेमिनार डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो पैराबोलिक प्रोफाइल आप लोग की कैसी है, प्रोफाइल कैसी है आप लोग की, पैराबोलिक है। वहीं पर आप बात करो टर्बुलेंट वेलोसिटी के केस में, तो जब टर्बुलेंट वेलोसिटी के केस में आप बात करोगे तो ये देखो, कुछ हमने जो पैराबोलिक था हमने उसको लोगोरिदम लेकर के हमने कुछ किस तरीके से बना दिया, कुछ लीनियर टाइप का हमने इसको इस तरीके से बना दिया। तो ये जो आप लोग की आती है प्रोफाइल, इसको बोलते हैं लेगोरिदम प्रोफाइल। सही है कि नहीं? अब देखो, ये लेगोरिदम प्रोफाइल भी क्या होती है, आप लोग की चेंज होती रहती है। यहाँ पे देखिए, रेनॉल्ड नंबर आप लोग का कितना था, 10,000 था। यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर आप लोग का कितना था, 1,00,000 था। तो 1,00,000 में और 10,000 में, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोफाइल में डिफरेंस आप लोग का आ रहा है। सही है कि नहीं? तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी प्रोफाइल हमारी बनती है। लेमिनार फ्लो के केस में हम सब लोगों को मालूम होता है कि पैराबोलिक बनती है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो स्पेशली हमको याद रखने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, 2017 में पूछा गया था। इफ़ द रेनॉल्ड नंबर इज़ 1 के साथ 5 जीरो हैं, देन व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फॉर द स्मूथ पाइप। आप लोग को फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है कि कितना आप लोग का फ्रिक्शन अप्लाई होगा अगर रेनॉल्ड नंबर ये है, यानी कि रेनॉल्ड नंबर आप लोग का कितना है 10⁵, ये आप लोग को रेनॉल्ड नंबर गिवन है। तो इस केस में आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि कितना आप लोग का फ्रिक्शन होगा। अब देखो, लेमिनार फ्लो के केस में हमारे पास सिंपल फार्मूला होता था। लेमिनार फ्लो के केस में अगर हमको फ्रिक्शन वैल्यू निकालना है, फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है, तो उसके लिए कितना होता था 64 अपॉन कितना होता था RE। ये फार्मूला हम अप्लाई करते थे, रेनॉल्ड नंबर लगाया, 64 को रेनॉल्ड नंबर से डिवाइड किया और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास फ्रिक्शन फैक्टर आ जाता था। सही है कि नहीं? लेकिन इसी चीज़ को टर्बुलेंट फ्लो के केस में कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आप लोग को 1 बाय 1 सारे फॉर्मूले बताता हूँ किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि अगर आप लोग का टर्बुलेंट फ्लो है और रेनॉल्ड नंबर जो है इसके बीच लाई कर रहा है, यानी कि अगर रेनॉल्ड नंबर 10⁵ से 10⁷ के बीच लाई करता है, तो इस केस में हमें फ्रिक्शन फैक्टर निकालने का इतना बड़ा सा फॉर्मूला लगाना होता है। सही है कि नहीं? ये देखो, F = 0.0032 प्लस के 0.221 अपॉन रेनॉल्ड नंबर की पावर 0.237, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमें रेनॉल्ड नंबर यहाँ पे गिवन है 10⁵ नहीं भाई, 10⁶ गिवन था, सॉरी 10⁻1 के साथ 6 जीरो थे आप लोग के, तो ये रेनॉल्ड नंबर आप लोग को गिवन था। तो अब जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, पुट करने के बाद इसको सोल्व करोगे, तो ये आंसर आप लोग के पास आ जाएगा, यानी कि जो फ्रिक्शन फैक्टर है 0.01156 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए, क्या आप SSC JEE के टाइम पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने लगोगे? बिल्कुल भी सोल्व नहीं करोगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग का A लेवल का क्वेश्चन हुआ कि नहीं? तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन SSC JEE में रखे जाते हैं जो टाइम वेस्ट करने के लिए रखे जाते हैं बच्चों के। कोई भी इस क्वेश्चन को करने नहीं लगेगा, जो क्वेश्चन को करने लगेगा वो एग्जाम से ऑलरेडी बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसको ये क्वेश्चन पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट हमको होती है। लेकिन आप इसको ना करके डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सही है कि नहीं? JEE के एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये फार्मूला पूछा जाता है, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट है। अगर वो लोग न्यूमेरिकल नहीं पूछ सकते तो फार्मूला तो पूछ सकते हैं ना, तो इसलिए डायरेक्ट हमारा पूछा जाता है। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं फ्लो थ्रो पाइप की। पाइप की बात करते हैं, अगर लेमिनार फ्लो होगा तो रेनॉल्ड नंबर कितना होगा सर? <2000 होगा। टर्बुलेंट फ्लो होगा तो कितना होगा सर? <4000 होगा। ट्रांजिशन फ्लो होगा तो सर कितना होगा? 2000 और 4000 के बीच होगा। ये पॉइंट भी आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताया था कि सर फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है 4 टाइम्स होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। क्यों? क्योंकि कई बार वो हमसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकलवाता है और हम फ्रिक्शन फैक्टर निकाल देते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये भी याद रखना होता है कि फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है 4 टाइम होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। सही है ना? और जब यहाँ से आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना होगा तो फ्रिक्शन फैक्टर का क्या कर दोगे? उसको 4 से डिवाइड कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा आप लोग के पास। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेनॉल्ड नंबर की। ये देखिए, फ्रिक्शन फैक्टर एंड रेनॉल्ड नंबर रिलेशनशिप फॉर द डिफरेंट कंडीशन। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन तो हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व करा था कि अगर हमें फ्रिक्शन फैक्टर निकालना लेमिनार फ्लो के केस में तो 64/RE, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। सही है कि नहीं? वहीं पर अगर स्मूथ पाइप है, कैसा है? स्मूथ पाइप है आप लोगों का, और रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है, ये देखिए स्मूथ पाइप है और जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है आप लोग की वो 4000 से लेकर के 10⁵ के बीच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली बात है कि हमको रेनॉल्ड नंबर तो सर आप लोगों ने ये बताया है कि जो ग्रेटर देन 4000 होगा वो हमारा क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा। लेकिन ग्रेटर देन 4000 तो भाई टर्बुलेंट फ्लो हो गया, लेकिन उससे आगे 2-3 कंडीशन और बनती हैं कि अगर रेनॉल्ड नंबर 4000 से लेकर के आप लोग का 10⁵ के बीच है। सही है कि नहीं? और 10⁵ से लेकर के रेनॉल्ड नंबर आप लोग का 10⁷ के बीच है, तो हम फ्रिक्शन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो चलिए उसकी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा फ्रिक्शन फैक्टर का, जो हम F की वैल्यू निकालेंगे तब अप्लाई होगा जब रेनॉल्ड नंबर 4000 से लेकर के और 10⁵ के बीच होगा, और पाइप कैसा होगा? हमारा स्मूथ होगा। उस केस में हम इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपका रेनॉल्ड नंबर जो है सर वो 10⁵ से लेकर के जो 10⁷ के बीच लाई कर रहा है, तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा सर फ्रिक्शन फैक्टर का, जो अभी हमने क्वेश्चन में अप्लाई किया है। सही है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए सर आपका कि अगर हमें फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है ये, सही है, लेकिन हमारा जो पाइप है वो अब स्मूथ पाइप ना होकर के कैसा है? रफ पाइप है।
कैसा है, रफ पाइप है। अगर उसने बोला कि टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है रफ पाइप से, तो उस केस में आप फ्रिक्शन फैक्टर को इस फॉर्मूले से निकालोगे। डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद रखना यार, रफ पाइप के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। रफ पाइप के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछता है डायरेक्ट फॉर्मूला दे करके एमसीक्यू में पूछ लेता है, सही है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे बात कर लो, आर क्या है, आर तो सिंपल है सर, रेडियस ऑफ पाइप है। के क्या है, एवरेज साइज ऑफ रफनेस, कि रफनेस का क्या साइज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये आप लोग का रफनेस हाइट भी इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जो आप लोगों का क्या होगा, के होगा, सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, द रेनॉल्ड नंबर फॉर द फ्लो थ्रू पाइप इज गिवन एज 10 टू द पावर 5। देखो आप लोग को रेनॉल्ड नंबर 10 टू द पावर 5 दे रखा है। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर फॉर स्मूथ, फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू आप लोग को बतानी है। तो देखो अगर आप लोग को 10 टू द पावर 5, तो अभी मैंने आप लोग को बताया 10 टू द पावर 5 से ज़्यादा हो या फिर 10 टू द पावर 7 से कम हो, तो उस केस में अगर आपको निकालना होता है तो ये फॉर्मूला हमको लगाना होता है फ्रिक्शन फैक्टर का। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे अपना, और जब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 10 टू द पावर 5, तो कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 0.018, कुछ इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा, सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ मूडीज इक्वेशन। जो हमारी मूडीज इक्वेशन होती है, अब देखो कुछ लोगों ने मूडीज इक्वेशन का नाम ही पहली बार सुना होगा, सही है नहीं। तो मूडीज इक्वेशन जो होती है, जो आप लोग फ्रिक्शन फैक्टर के अभी इतने सारे फॉर्मूले आप लोगों ने देखे ना, जो 64/RE देखा, सही है ना, 0.316 अपॉन RE की पावर 1/4 देखा, ये जो आप लोगों ने फॉर्मूले देखे हैं रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करने के, ये आप लोग के मूडीज़ से ही गिवन है। इन सबको मूडीज इक्वेशन ही बोलते हैं, और ये सब किस लिए यूज़ करी जाती हैं, फ्रिक्शन फैक्टर के लिए। तो देखो ये बात पता होना बड़ी बात नहीं होती है, कि आप लोग को ये तो पता है कि फ्रिक्शन फैक्टर निकालते कैसे हैं, लेकिन आप लोग को ये ही नहीं मालूम कि फ्रिक्शन फैक्टर दिया किसने था। तो ये भी ज़रूरी, ये जितना ज़रूरी ये है कि फ्रिक्शन फैक्टर आप लोग को मालूम है, उतना ज़रूरी ये भी है कि मूडीज इक्वेशन दी थी किसने, मतलब फ्रिक्शन फैक्टर जो निकालते हो मूडीज इक्वेशन की हेल्प से निकालते हो, मूडीज नामक एक साइंटिस्ट ने ये दिया था, सही है कि नहीं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोग के पास, इसी में से आंसर है इसका, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द टू स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ कोलबर्ग इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन फैक्टर इफ द वेरिएबल हैव देयर स्टैंडर्ड मीनिंग्स। यानी कि देखो यार, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कोलबर्ग, ठीक है ना, ये नाम याद रखना, कोलबर्ग साइंटिस्ट हैं। तो कोलबर्ग साइंटिस्ट ने क्या है कि अपना फ्रिक्शन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने भी अपनी एक इक्वेशन दी, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया मूडीज़, सही है, मूडीज़ ने भी अपनी कुछ इक्वेशन दी। तो मूडीज़ के साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोलबर्ग, तो इन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी कैलकुलेट करने के लिए फ्रिक्शन फैक्टर। तो वो इक्वेशन होती है आप लोग की सेकंड वाली, याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं रख सकते हो तो देखो कहीं भी एग्जाम में देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा 1-2 नज़र देख लेना, इसको काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं बिल्कुल इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर इफ़ द डायमीटर ऑफ द पाइप इज़ 50 सेंटीमीटर एंड रफनेस हाइट इज़ 0.25 सेंटीमीटर। देखिए रफनेस हाइट दे रखी है उसने, रफनेस हाइट क्या बताई थी अभी आप लोगों को, के बताई थी, जो कि कितनी होती है 0.25, यहाँ पे देख गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, उसने इनडायरेक्ट वे में आप लोग को बता दिया कि रफनेस हाइट है, तो आप लोग को तुरंत रफनेस हाइट देख करके समझ जाना है कि जिस पाइप से फ्लो हो रहा है ना, जिस पाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा है, वो पाइप कैसा आपका रफ पाइप है, कैसा है, रफ पाइप है। अगर रफ पाइप है तभी तो उसने रफनेस हाइट गिवन है। तो इस केस में आप लोग को फ्रिक्शन फैक्टर निकालने का अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आर गिवन है आप लोगों को 50, और यहाँ पे आप लोगों को के गिवन है 0.25, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये तो सारी वैल्यू रख करके जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आप लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन इन्होंने गिवन है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जब इसको आप सोल्व करोगे तो 0.03035 आप लोग का आ जाएगा फ्रिक्शन फैक्टर। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप लोग को यार कैसे सोल्व करोगे एसएससी जेईई के पेपर में। ये सब क्वेश्चन जो है 2017 के हैं, तो लेवल आप देख लीजिए क्या लेवल था उस समय। द रफनेस कोफिशिएंट फॉर अ चैनल इज गिवन एज चेजिस कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू।
देखो यहाँ पे आप लोगों से रिलेशन पूछा है, ये तो यार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का नहीं, जितने भी आप लोग के एग्जाम होते हैं सिविल से, उन सभी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि जो चेजी कोफिशिएंट होता है, तो चेजी कोफिशिएंट होता है आप लोग का सी, याद होगा आप वेलोसिटी निकालते थे C√RS, ये आप लोग का चेजी से, चेजी ने एक फॉर्मूला दिया था वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे चेजी एक कांस्टेंट होता था। तो ये जो चेजी कांस्टेंट होता था आप लोग का सी, इस सी में और फ्रिक्शन फैक्टर में एक रिलेशन होता था, अगर आप लोग को याद हो तो। किसी को याद है? तो देखो यहाँ पे C इक्वल टू होता था √8G/F। इस तरीके से एक फॉर्मूला हमारा होता था वेयर, जहाँ पर जब जी वाला आप लिखते थे, कई बार तो आप लोग को टीचर लोग बता देते हैं कि सी की वैल्यू गिवन होगी। सी की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन में? गिवन होगी। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि वो फ्रिक्शन फैक्टर आप लोग को दे करके रखता है और सी की वैल्यू आप लोग को कैलकुलेट करनी होती है। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या करते हो, उस फॉर्मूले में जो V=C√RS है, तो इसमें सी की वैल्यू आप इसी की हेल्प से कैलकुलेट करते हो। सही है कि नहीं? तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, फ्रिक्शन फैक्टर रख दोगे और ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे सी में और फ्रिक्शन फैक्टर में क्या है, रिलेशन। तो सी में और फ्रिक्शन फैक्टर में रिलेशन है ऑप्शन नंबर डी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट। सही है कि नहीं? ये देखो, ये फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पे भी शो हो रखा है। जो इम्पोर्टेंट है मतलब वो तो इम्पोर्टेंट है यार, वो तो आप लोग को याद कर ही लेना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है भाई क्वेश्चन नंबर हमारा चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 है हमारा बाउंड्री लेयर थ्योरी। तो ये देखो, ये भी हमारा यहाँ से भी जेई के एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो देखो सिलेक्शन तो यार 1 नंबर से रुक जाता है, तो ये चैप्टर भी हम इसको भी मतलब नेगलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं छोड़ के जा सकते। इम्पोर्टेंट है तो इसको भी हम बात करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज तो हमें बाउंड्री लेयर के बारे में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाउंड्री लेयर होती क्या है। सर पहले ये बताइए कि बाउंड्री लेयर होती क्या है। तो देखो यार, अगर मान लो जो आप लोगों का पाइप फ्लो चल रहा है जैसे कि, ठीक है, तो ये पाइप फ्लो है, ये पाइप था आप लोग का, इस डायरेक्शन में आप लोग का फ्लो हो रहा था। तो जब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था तो आप लोगों ने नो स्लिप कंडीशन पढ़ी है कि सर नो स्लिप कंडीशन हमको ये बोलती है कि ये जो आप लोग का होगा ना, जो लेयर है, बिल्कुल जो पाइप की जो सरफेस है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से आप बाउंड्री लेयर बनाते हो। सही है नहीं? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी थी, जो फ्लो हो रही थी, वो आप लोग की कितनी थी, यू थी। क्या थी? यू थी, जिसको हम बोलते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हम इसको बोलते हैं। तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का जहाँ पर हमको 99% वेलोसिटी मिलती है, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसी लेयर जो हमारी सरफेस के वेरी क्लोज हो, जो सरफेस के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, और जहाँ पर जो आप लोग की वेलोसिटी है वो लगभग कितनी हो, 99% हो, इस फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के 99% हो। सही है ना? तो वो हमको क्या मिल जाती है, वो लेयर हमको बाउंड्री लेयर देती है। सही है ना? सिंपल सा मैंने आप लोग को बताया कि अगर ये पाइप है तो इस पाइप के बिल्कुल नज़दीक में एक लेयर हमको मिलेगी जहाँ पर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का लगभग 99%, यानी कि उससे 1% कम, उससे 1% कम। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, तो बाउंड्री लेयर पर जो वेलोसिटी मिलेगी आप लोग को 99 मीटर पर सेकंड मिलेगी। सही है ना? इतनी वेलोसिटी हमको वहाँ पे मिलेगी, यानी कि इससे 1% कम हमको वेलोसिटी जहाँ पर मिलती है जिस लेयर पे, वो हमारी क्या होती है, बाउंड्री लेयर होती है। और ये क्या होती है आप लोग की, बिल्कुल एकदम नज़दीक में होती है, किसके? जो पाइप होता है उसकी सरफेस के। ये होती है हमारी बाउंड्री लेयर। चलिए अब बात करते हैं इसमें बाउंड्री लेयर में क्वेश्चंस क्या क्या हमारे बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है 2016 में पूछा गया था, इसकी बात कर लेते हैं। द सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट। आप लोग को बताना है कि जो बाउंड्री लेयर थी ये जो सेपरेट होती है, फ्लो तो जबकि ऐसे हो रहा था, फ्लो तो इस तरीके से चल रहा था कंटेंट, लेकिन ये जो सेपरेट हुई, इस सेपरेट होने की वजह क्या होती है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो आप लोग का क्या होता है, टेंड्स टू जीरो अप्रोच करता है, यानी कि जीरो की तरफ होता है, निगेटिव होता है, या फिर चार्ज एप्रोबिटली होता है, या फिर रिड्यूस टू वैल्यू व्हेन वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट, या वेपर फॉर्मेशन आप लोग की स्टार्ट हो जाती है, इसलिए क्या होता है आप लोग का फ्लो सेपरेट होता है। जो देखो इसका सही आंसर है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। जब आप लोग का जो प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, जो dp/dx होगा, यानी कि फ्लो की डायरेक्शन में कितना प्रेशर आप लोग का चेंज हो रहा है। अगर प्रेशर ग्रेडियंट है आप लोग का कितना हो जाता है, 0, तो उस केस में ये हमारा क्या होता है, फ्लो का सेपरेशन होता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए,
ये देखिए लोकेशन ऑफ सेपरेशन पॉइंट, जो हमारा सेपरेट होता है पॉइंट उसकी लोकेशन क्या होती है। अगर मान लो प्रेशर आप लोग का क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट, ये देखिए प्रेशर ग्रेडियंट अगर आप लोग का लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये है कि फ़्लो विल नॉट बी सेपरेट, आप लोग का फ़्लो सेपरेट नहीं होगा, यानी कि फ़्लो स्मूथली क्या होता रहेगा, फ़्लो होता रहेगा अगर आप लोग का प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो लेस देन 0 है ना। और वेलोसिटी ग्रेडियंट आप लोग का ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि प्रेशर और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल इनमें इन्वर्सली रिलेशन होता है। अगर मान लो कि प्रेशर ग्रेडियंट 0 हो गया और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो इस केस में जो आप लोग का फ़्लो होगा वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। फ़्लो इज़ ऑन द वर्ज ऑफ द सेपरेशन, यानी कि बिल्कुल सेपरेशन होने की बिल्कुल कगार पे रहेगा कि वहाँ वो अब सेपरेट होने वाला है, सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें कि अगर मान लो कि प्रेशर आप लोग का ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया, तो इस केस में वो पूरे तरीके से सेपरेट हो चुका है, अब पूरे तरीके से वो सेपरेट हो जाएगा। तो dp ओवर dx आप लोग का वो प्रेशर ग्रेडियंट है। अगर वो मान लो कि आप लोग का ग्रेटर देन 0 हो गया तो पूरी तरीके से सेपरेट हो गया। अगर इक्वल टू 0 है तो मतलब ऐसे समझ लो कि बिल्कुल बस सेपरेट होने ही वाला है, इस तरीके से आप लोग का होता है। और निगेटिव होगा, निगेटिव होने का मतलब क्या, लेस देन 0 होगा, तो इस केस में आप लोग का कोई भी फ्लो जो होगा स्मूथ होगा, उसमें कोई भी सेपरेशन नहीं होगा, सही है कि नहीं। चलो डायग्राम की हेल्प से बताते हैं। ये देखिए इस डायग्राम को आप नोटिस कीजिए, जब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो लेस देन कितना था आप लोग का, प्रेशर ग्रेडियंट 0 था, तो पाइप देखो बिल्कुल आराम से फ्लो हो रहा है, बिल्कुल पाइप के साथ फ्लो हो रहा है लिक्विड। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आप लोग का मिनिमम, यहाँ पे देखिए जब 0 हो गया, तो जब 0 होना शुरू हुआ तो यहाँ से देखिए बिल्कुल ये स्टार्ट ही होना शुरू हुआ था 0 वाले पॉइंट से। जब प्रेशर ग्रेडियंट आप लोग का कितना हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ से देखो आप बिल्कुल ये बस होना स्टार्ट ही हुआ था। और जब प्रेशर ग्रेडियंट ग्रेटर देन 0 हो गया, सही नहीं, जब वो ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया, तो उस केस में देखिए पूरा ये सेपरेट हो गया और एक बाउंड्री लेयर इसने बना ली। तो ये जो लेयर इसने बनाई है इसी को हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। और ये जो होती है सेपरेटेड स्ट्रीम लाइन होती है, सही नहीं। और ये जो होती है हमारी वो सरफेस होती है, जो जिसको हम सॉलिड बॉडी बोलते हैं, जो हमारी पाइप की सरफेस होती है, सिंपल सा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी आपको मिलेगी ना इस वाली लाइन पे, जो हमारी स्ट्रीम लाइन है, इस लाइन पे जो हमको वेलोसिटी मिलेगी वो लगभग कितनी होगी, 99% होगी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की। और यही लेयर हमारी क्या हो जाएगी, बाउंड्री लेयर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री लेयर, द वैल्यू ऑफ वॉल शियर स्ट्रेस इज 3 टाइम्स द टर्बुलेंट शियर। देखो हमको बताना है कि डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। डिस्टेंस हम लेकर के चलते हैं इसमें y, यानी कि y की किस वैल्यू पे बाउंड्री लेयर के केस में जो वैल्यू होगी वॉल शियर स्ट्रेस की, वॉल पे जो शियर स्ट्रेस होगा वो जो है 3 टाइम्स हो जाएगा किसके, टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस के। टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस के कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा वॉल पर शियर स्ट्रेस। तो वो बताना कितनी डिस्टेंस पर होगा। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हम लेते हैं, ये हमारा सेंटर लाइन है, आर हमारी रेडियस है, और ये पाइप्स है। पाइप से हम क्या करते हैं कि पाइप के सेंटर लाइन से, ये पाइप की सरफेस से हम वाई डिस्टेंस पे कैलकुलेट करते हैं जो भी हमें आता है। तो पाइप से वाई डिस्टेंस पे, पाइप की सरफेस से वाई डिस्टेंस पे जब हम शियर स्ट्रेस निकालते हैं तो ये शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास आता है। आप लोग को पता होगा पाइप फ्लो में जब आप लोग पढ़ते हो, द शियर स्ट्रेस टाउ at any point in a circular pipe is given by for steady and uniform flow। स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो के केस में क्या होता है कि हमारा ये फॉर्मूला आता है निकल करके, सही है, जहाँ पे डेल पी ओवर डेल एक्स आप लोग को मालूम ही है कि प्रेशर ग्रेडियंट होता है आप लोग का। आर क्या होता है कि जितनी डिस्टेंस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो सरफेस से, सही है नहीं, ये हमारा वाई हो गया, और ये सेंटर से हो गया, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो वो हमारा क्या हो गया, आर हो गया। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो आर लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप। तो ये जब यहाँ पे हमसे पूछा है कि ये जो हमने ले लिया टाउ नोट, ये तो हमने ले लिया कौन सा, वॉल वाला, और दूसरा हमने रहने दिया टाउ। तो जब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद इनका जो रिलेशन आएगा आपका, सिंपल सा मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये देखिए पूरा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, आप सिंपल सा इसको याद रख लेना, सही है नहीं। तो ये आप लोग की वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, यानी कि इतनी डिस्टेंस पर आप लोग का क्या होगा, जो वॉल स्ट्रेस होंगी वो टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस के 3 टाइम्स होंगी। टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस के क्या होंगी, 3 टाइम्स होंगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है। अभी बताया था कि अगर प्रेशर ग्रेडियंट आप लोग का क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया,
इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट आप लोग का क्या हो गया, सेपरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ़ द डायमीटर ऑफ द पाइप इज़ डी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर। एक बात समझिए, अगर एक पाइप है जिसका ओवरऑल डायमीटर कितना है, डी है, सही है, टोटल डायमीटर डी है, तो जो बाउंड्री लेयर बनेगी उसकी थिकनेस आप लोग की कितनी हो सकती है, तो उसकी थिकनेस जो है मैक्सिमम आप लोग की डी/2 तक हो सकती है। अगर ये पूरा पाइप है और इसका डायमीटर डी है तो मैक्सिमम थिकनेस आ सकती है इसके हाफ तक आ सकती है, ये डी/2 तक आप लोग की मैक्सिमम थिकनेस आ सकती है। इस चीज़ को भी आप लोग को क्या है, याद रखना है। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से आप लोग का क्या है, पैराबोलिक प्रोफाइल हमारी होती है, तो हमको मालूम है डिस्ट्रीब्यूशन किस केस में, लेमिनार फ्लो के केस में, अगर आप लोग को याद हो तो, सही है कि नहीं। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये आप लोग का अगर बात करें जीरो डिस्टेंस पे, तो आप लोग की प्रोफाइल भी जीरो होगी, लेकिन डी/2 कहाँ पर होगी, सेंटर में, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी आप लोग की, सेंटर पे वो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इन द पाइप ऑफ रेडियस आर। देखो रेडियस आर की फॉर्म में पूछ लिया आप लोगों से, आप लोगों को पता है कि रेडियस आर अगर आप निकालते हो तो डायमीटर का क्या करते हो, हाफ करते हो ना। यानी कि अगर ये पाइप है तो यहाँ से अगर आप ये अगर सेंटर लाइन है तो मैक्सिमम जो थिकनेस हो सकती है बाउंड्री लेयर की वो आप लोग की रेडियस के इक्वली तो हो सकती है। ये भी ऊपर से क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आप लोग की, और रेडियस ही तो क्या होती है, डायमीटर का हाफ होता है कि नहीं। तो वही क्वेश्चन पूछ लिया, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आर क्या हो जाएगा, मतलब सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ड्रैग एंड लिफ्ट करेंगे। अभी इसको हम यहीं रहने देंगे यार, अब आप लोग को कंटिन्यूस एक लेक्चर मिलेगा डेली, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करो, साथ में इसके बाद बताना कि फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद आप कौन सा चैप्टर करना चाहते हो, वो भी मैं आप लोग को करा दूंगा। ये हमारी क्लास नंबर 14 है, सही है। क्लास नंबर 13 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, इसके बाद क्लास नंबर क्या आएगी, 15 आएगी। आप लोग को ऐसे ही क्लास मिलेंगी और पूरी बुक ये कंप्लीट कराऊंगा मैं अब, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।